नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे गयासुद्दीन तुगलक जी के बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से अपना शासन शुरू किया था और किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे इनके शासन के दौरान जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे आज। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा क्योंकि यही है वो अंतिम, क्या था, ये अंतिम तुर्कों का अंतिम राजवंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इनके बारे में जानते हैं। इनकी जो स्थापना की थी, किसकी? तुगलक वंश की, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इनके बारे में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है, जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। पेपरों में क्वेश्चन इन्हीं के शासन के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई थी उन्हीं के आधार पर आते हैं। बस एग्जामिनर उनके शब्दों में फेरबदल करते हैं, वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में एक बार आ चुका है। ठीक है, तो हम जानेंगे तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। इस वंश के 8 शासकों ने, कितने? 8 शासकों ने 1320 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी तक शासन किया था, यानी लगभग 94 वर्षों तक। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि दिल्ली सल्तनत पर कौन से राजवंश ने सबसे ज्यादा वर्ष शासन किया है? इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आया था। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो राजवंश है वो तुगलक राजवंश है, जिसने 94 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अब हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक जी के बारे में। भाई, गयासुद्दीन जो तुगलक हैं वो 1320 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1325 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनका जो नाम होता है वो गाजी तुगलक होता है। गाजी तुगलक के साथ साथ इनको और किस नाम से जाना जाता है? गाजी बेग तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक को किन किन नामों से जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक एक, गाजी तुगलक एक और गाजी बेग तुगलक दो। तो लगभग इनके इन नामों से गयासुद्दीन तुगलक जी को जाना जाता है। अगर अब नामों से संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं पेपरों में तो आप उसका जवाब दे दोगे। फरिश्ते के अनुसार, यानी फरिश्ता जो है, जो कि एक इतिहासकार है, विद्वान है, वो क्या कहते हैं इनके बारे में कि इनके जो पिता ने जाट स्त्री से शादी की थी। इससे यानी कि ये एक तरीके से मुसलमान और जाट, हिंदू और मुसलमान की दोनों की संतान थे। इनके पिता ने जाट स्त्री से शादी की थी और इब्न बतूता जो हैं, जो कि तुगलक जी के ही शासन काल में भारत आए थे भ्रमण के लिए। वो क्या कहते हैं कि मुल्तान की जामा मस्जिद, कौन? इब्न बतूता, इनके बारे में एक शिलालेख लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? वो मुल्तान की जामा मस्जिद के शिलालेख का वर्णन करते हैं। शिलालेख है मुल्तान में जामा मस्जिद पर, उसका वर्णन करते हैं इब्न बतूता। वो क्या कहते हैं कि इन्होंने 29 बार ततारों को हराया। 29 बार ततारों को इन्होंने हराया। ये मुल्तान की जामा मस्जिद के शिलालेख पर वर्णित है। इब्न बतूता इनके बारे में ये वर्णित करते हैं। और मलिक उल गाजी, क्या? मलिक उल गाजी की इन्होंने फिर मलिक उल गाजी का नाम इन्होंने रख लिया। ये वर्णित है किस पर? मुल्तानी की जामा मस्जिद के शिलालेख पर। लेकिन बर्नी जी के अनुसार, बर्नी कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने 20
विजय, 20 विजय की थी, यानी कि 20 लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें विजय हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अमीर खुसरो कहते हैं कि इन्होंने 18 विजय की थी, 18 लड़ाइयां लड़ी थी और इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद में गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक इन्होंने नाम रखा था। ठीक है, ये क्या करते थे अपने शासन के दौरान, ये राजमुकुट के नीचे, ये जो भी इंपॉर्टेंट वाक्य इनके समय में घटित हुए थे उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या करते थे, सुल्तान बनने के बाद अपने राजमुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का श्रीस्थान रखते थे। इन्होंने सुल्तान बनने के बाद में क्या करा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मसाहत पद्धति शुरू की थी, मसाहत पद्धति जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, उस पद्धति को इन्होंने त्याग दिया था कि भाई तुम्हारी पद्धति हम नहीं चलाएंगे, हम सुल्तान हैं, अब हम अपनी पद्धति चलाएंगे, अपने नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, और लगान के रूप में गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 से लेकर 1/5 भाग लिया था मसाहत पद्धति को त्यागने के बाद में, और आदेश दिया अपने कर्मचारियों को, इन्होंने आदेश दिया कि इक्ता के राजस्व में, जिससे कि राज्य को आय प्राप्त होती थी, राजस्व प्राप्त होता था, 1/10 से लेकर 1/11 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी जो वृद्धि है 1/10 से लेकर 1/11वें भाग से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने क्या करा था, क्योंकि ये थोड़े से उदार भी थे, सख्त भी थे, उदार भी, दोनों का ही मिश्रण थे। ये क्या करते हैं, अकाल की स्थिति में इन्होंने भूमि कर को माफ करने की व्यवस्था शुरू की थी। देखा, अकाल पड़ने के कारण अगर इनके साम्राज्य में अकाल था तो ये भूमि कर को माफ करने की जो व्यवस्था सबसे पहले शुरू की थी वो गयासुद्दीन तुगलक जी ने ही शुरू की थी। पहला इन्होंने पहला सुल्तान था जो कि कृषि की उन्नति को लिए, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण किया था भाई, ताकि सिंचाई होगी तो खेती होगी तो हमारे राज्य के लिए लगान आएगा, उससे हमें राजस्व ज्यादा मिलेगा, इसलिए उन्होंने नहरों का निर्माण किया। और व्यक्तिगत जो भूमि जो अपनी पर्सनल निजी होती थी व्यक्तियों के पास में, उस राजस्व से उन्हें मुक्त किया, उस राजस्व को देने के लिए उन्होंने उसे बाध्य नहीं किया, मुक्त कर दिया। ठीक है, इन्होंने सुल्तान बनने के बाद में जौने खां कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल के अभियान पर भेजा था। कब, और यह अभियान कब किया था, तो 1321 ईस्वी में किया था ये अभियान वारंगल का। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौने खां असफल रहे थे, जीत नहीं पाए थे। और जब जीत नहीं पाए थे तो इन्होंने फिर दोबारा से कि दोबारा जाओ और उसे फतह करके आओ, तो ये दोबारा जाते हैं 1323 ईस्वी में और इसमें ये सफल हो जाते हैं। अब सफल हो जाते हैं तो ये जो वारंगल का क्षेत्र था अब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, यानी इस पर गयासुद्दीन तुगलक जी का अधिकार हो जाता है। वारंगल का नाम बदलकर ये सुल्तानपुर रखते हैं, सुल्तानपुर रख देते हैं वारंगल का नाम बदलकर। इसके बाद में ये क्या करते हैं, बंगाल पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद में जब बंगाल को ये जीत लेते हैं तो नासरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाते हैं। ये बंगाल को जीतते हैं, उसके बाद में फिर नासरुद्दीन को लखनौती का सुल्तान यानी शासक
बनाते हैं और दक्षिणी पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में ये मिला लेते हैं। इसके बाद में होता क्या है, ये जब बंगाल अभियान से लौटते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने तुगलकाबाद नामक एक नगर भी बसाया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में इन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर भी बसाया था और इन्होंने ही पहले सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसने वृद्धों के लिए पेंशन विभाग की स्थापना की थी। तो बलवंत जी ने भी थी, लेकिन इन्होंने पेंशन विभाग की स्थापना की थी और अपने डाक विभाग को, अपने शासन के दौरान इन्होंने अपने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ किया था, यानी और भी ज्यादा मजबूत किया था। यही एक ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने इजारेदारी को समाप्त किया था, यानी इजारेदारी को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक जी को ही जाता है। इनका जो था ना, गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इनका संत निजामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे, यानी गहरे मतभेद थे। एक तो मुबारक खिलजी के भी मतभेद थे उनसे, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक जी का भी उनसे बहुत ज्यादा मतभेद था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ही एक ऐसे संत थे जो कभी भी किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, ना ही कोई राजशाही पद उन्होंने लिया। बाकी सल्तनत काल के दौरान और मुगल काल के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे संत मिलेंगे जो कि राज से पद लेते हुए नजर आते हैं। ये वो संत थे। तो क्या होता है, इनका मतभेद था। मतभेद आखिर क्यों था? इनका गहरा मतभेद था। मतभेद क्यों था? क्योंकि खुसरो शाह जो मुबारक खिलजी के ये क्या थे, वजीर थे। खुसरो शाह बाद में फिर सुल्तान भी बनते हैं। तो खुसरो शाह ने उपहार स्वरूप 5 लाख टका उपहार स्वरूप निजामुद्दीन औलिया को दिए थे खुसरो शाह ने, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जी ने उन्हें वापस मांग लिया। क्योंकि संत लोग हैं भाई, आप क्या करोगे? आप जब आपको कोई राजपाट से कोई मतलब ही नहीं है तो आप इतने पैसे को लेके, यानी इतनी टकाओं को लेकर क्या करेंगे? तो इसी कारण इनके कुछ मतभेद थे। दूसरा, वो कभी किसी के दरबार में नहीं गए, बुलाने के लिए निजामुद्दीन औलिया नहीं गए। तो होता क्या है, इसके बाद में इसामी क्या कहते हैं, इसी बीच में जो इसामी इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत यानी मिथिला पर आक्रमण किया था। इसके शासक कौन थे? हरसिंह देव। ये हरसिंह देव को हरा देते हैं गयासुद्दीन तुगलक और हरसिंह देव भागकर नेपाल चले जाते हैं। भागकर कहां चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये इस बंगाल अभियान से लौटते समय नेपाल के यानी ये जो है इन्हें हराते हैं, हरसिंह देव को, जो कि मिथिला के थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया को भी एक संदेश भेजते हैं कि जब तक मैं बंगाल से लौटकर आता हूं दिल्ली, तो आप दिल्ली को छोड़ दें, आप दिल्ली छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इनके बहुत गहरे मतभेद तो थे। तो यही वो वाक्य है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली दूरस्ते। तो ये वाक्य है निजामुद्दीन औलिया जी के द्वारा बोला गया था। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए, जो कि काफी प्रचलित है और पेपरों में काफी बार पूछा भी गया है। इसके बाद क्या होता है कि अफगानपुर में जब ये दिल्ली बंगाल का अभियान जीत कर आते हैं, उसके बाद में मिथिला को भी जीत लेते हैं। तो जब आते हैं तो अफगानपुर में जौने खां, कौन थे? जौने खां इनका स्वागत करते हैं। जौने खां कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौने खां भी है, ठीक है। और जौने खां इनका स्वागत करते हैं। होता क्या है, जिस ये राजमहल में
इनका स्वागत होता है वो लकड़ी का महल था। किसका? लकड़ी का महल। याद रखना, जहां पर इनका स्वागत हुआ जगह थी अफगानपुर, स्वागत करने वाले जौने खां, लेकिन महल कौन सा था? लकड़ी का महल था, जिसके गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में, समय कौन सा है? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक जी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का इसमें भी मतभेद है, क्योंकि विद्वानों के मतभेद से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा वाक्य कौन से विद्वान ने कहा है, किसके बारे में कहा है, तो वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती, तो बर्नी कहते हैं, बर्नी के अनुसार, बर्नी के कथन अनुसार कि इनकी मृत्यु का जो कारण है वो बिजली गिरने से हुई। बर्नी कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक के जो मरने का कारण है बिजली के गिरने से हुआ। इसामी और इब्न बतूता, इसामी और इब्न बतूता वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मरने का कारण है वो जौने खां है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक है। ये इसामी और इब्न बतूता जौने खां को इनकी मृत्यु का दोषी मानते हैं। ये इन विद्वानों के मतभेद हैं। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद में दफनाया गया था। कहां पर? इनको दफना गया तुगलकाबाद में, जहां इनका तुगलकाबाद में मकबरा बनाया गया। अब इसका निर्माण किसने किया था? तो इसके मकबरे का निर्माण, जहां ये दफनाए गए थे तुगलकाबाद में, इसका निर्माण अहमद इयाज के पुत्र ने किया था। किसने? अहमद इयाज के पुत्र ने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको गयासुद्दीन तुगलक जी के शासन और साम्राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर गयासुद्दीन तुगलक जी के शासन से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन अगर पेपरों में आता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।